क्योंकि इस देश के अंदर ऐसी ताकतें पैदा हो गई हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती, जो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। सारी तत्व हैं जो देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर तोड़ना चाहती है। ऐसी ताकतों को हमको जो है वो बचना। आज हो क्या रहा है, आज लोगों को छोटे छोटे इशू दिए जाते हैं। अब पीछे इलेक्शन की मेरे को याद है, मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा देखो भाई वोट दो हमको, आपके बैंक खाते में हम 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। सब लोगों ने सोचा कि आ जाएंगे 15-15 लाख। और मैं सच्ची बात करता हूँ, मैं एक दिन गांव का टूर कर रहा था तो मैंने कहा भाई वोट देने आपने हमको आपके, कहते नहीं भाई नहीं देंगे राव साहब के। मैं क्यों? कहते इसलिए 15 लाख आने भाई, मेरे घर में 6 मेंबर हैं, 15 छीके 90 लाख हमारे घर में आ जाएगा, हम आपको क्यों वोट दें? मैं क्या मत गलती करो, एक फूटी कौड़ी नहीं, आपको क्या हो रहा है? अभी जुमलाबाजी कर रहे हैं। अब कहते हैं महंगाई कम कर देंगे। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ? 100 दिन के अंदर महंगाई को ख़त्म कर देंगे। आज महंगाई का क्या हाल है भाई? उन बहनों से पूछो, उन माताओं से पूछो जो घर को चलाती हैं। हमारे बड़े दुख की बात है कि आज सरकाघाट में डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकाघाट के हॉस्पिटल में नहीं है। नमस्कार। आज वैसे तो हमारे साथ जो आज शख्सियत है इनको किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है हिमाचल की राजनीति में, पर फिर भी मैं अपने पत्रकार बंधुओं से एक बार हमारे जो आज के माननीय श्री रंगीला राम राव, हिमाचल कांग्रेस के स्तंभ जिसको हम कहा जा सकता है, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और इनकी राजनीतिक इतिहास के बारे में अगर देखें तो इनके बारे में लफ्ज़ जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। ये 7 बार एमएलए बने, सीपीएस 1 बार बने, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर बने और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद के ऊपर अभी ये आसीन है। और आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हिमाचल की जनता को और सरकाघाट की जनता को, खासकर सरकाघाट की जनता को, माननीय रंगीला राम राव मेरे हिसाब से सरकाघाट कंस्टिट्यूएंसी में बच्चा बुजुर्ग और जो यंग जनरेशन है उनकी हर जुबान के ऊपर माननीय श्री रंगीला राम जी का नाम होता ही है, वो जानते हैं। और रंगीला राम राव जी एक ऐसे शख्स हैं जो बाय नेम बाय एड्रेस अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हर आदमी को जानते हैं। मैं जीएल शर्मा, कांग्रेस जनसंवाद मंच प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी थी माननीय श्री रंगीला राम राव जी के बारे में। अब आगे जो भी हमारा 2022 के बारे में हमारे को गाइडलाइन देंगे माननीय श्री रंगीला राम। आपका मैं सबका यहाँ आने पर बहुत आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ और आपको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आपसे आज मिलने का मौका मिला और आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं सरकाघाट तहसील से हूँ। मेरी शिक्षा सरकाघाट स्कूल में हुई है। मैट्रिक मैंने सरकाघाट स्कूल से की, डिग्री कॉलेज मंडी में पढ़ा और लॉ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इस दौरान उसके बाद कुछ 4 साल मैंने वकालत की है और हिमाचल विधानसभा के लिए मैं 1972 में इलेक्ट हुआ बतौर आज़ाद उम्मीदवार। हालांकि उस टाइम इंदिरा जी की बहुत बड़ी लहर थी, क्योंकि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के उस टाइम 2 टुकड़े कर दिए थे और एक नया देश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में एक देश का नक्शा नहीं बदला था, जोग्राफी नहीं बदला था, हिस्ट्री भी नहीं बदली थी, सब कुछ बदल दिया और एक देश का निर्माण किया था।
बहुत बड़ी लहर थी। मैं उस दौरान बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्ट हुआ था। हालांकि उस टाइम मेरा नाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश को भेजा था, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि नहीं मिल सका। 1977 में जब बोलते थे कि कांग्रेसी लाओ 1000 रुपये पाओ, तो उस टाइम मैं कांग्रेस में गया था और मैं उस टाइम देश के अंदर सबसे ज़्यादा मतों से जीता था। और बात जो जनता पार्टी थी उस टाइम की, उसके उम्मीदवार की मैंने जमानत से जब्त कराई थी। मेरे को 86% नंबर ऑफ वोट्स उस टाइम मिले थे। और आपको जान के इस बात की खुशी होगी, ये उस टाइम BBC लंदन से एक न्यूज़ आई थी कि द कांग्रेस पार्टी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया, बट देयर इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूंसी गोपालपुर from where the Congress nominee has won with a very thumping majority, and the Janata Party nominee has lost his security deposit. और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि उस टाइम मेरे को इंदिरा जी ने दिल्ली बुलाया था और शाबाशी दी थी। उसके बाद मैंने 5-6 इलेक्शन और लड़े, जीते और बीच में 1-2 हारे भी। अपने तो कई दोस्तों की कृपा से हारे, उनकी मेहरबानी से हारे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अब चलो बात करते हैं कि काम की। देखिए साथियों, अब देश की राजनीति बहुत ऐसे लेवल में आ गई है कि आज हमको सबको सजग होना है, बहुत होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसी ताकतें पैदा हो गई हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती, जो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। हम नहीं चाहते कि जिस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने और हजारों लाखों देशभक्तों ने जिसको आज़ाद करवाया था, वो देश बर्बाद हो। तो इसके लिए जहां हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस आज़ादी को कायम रखने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता और प्रभुत्वता को कायम रखने के लिए हमको सबको इकट्ठे होकर के लड़ना है। और जो विघटनकारी तत्व हैं, जो देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर तोड़ना चाहती है, ऐसी ताकतों को हमको जो है वो बचना है। आज हो क्या रहा है? आज लोगों को छोटे छोटे इश्यूज दिए जाते हैं। अब पीछे इलेक्शन की मेरे को याद है, मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा, देखो भाई वोट दो हमको, आपके बैंक खाते में हम 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। सब लोगों ने सोचा कि आ जाएंगे 15-15 लाख। और मैं सच्ची बात करता हूँ, मैं एक दिन गांव का टूर कर रहा था, तो मैंने कहा भाई वोट देने अपने हमको आपके। कहते नहीं भाई नहीं देंगे राव साहब के। मैं क्यों? कहते इसलिए 15 लाख आने भाई, मेरे घर में 6 मेंबर हैं, 15 छक्के 90 लाख हमारे घर में आ जाएगा, हम आपको क्यों वोट दें? मैं क्या, मत गलती करो, एक फूटी कौड़ी नहीं आनी, एक फूटा पैसा नहीं आना। ऐसा हुआ बाद में अमित शाह ने भी कहा ये तो जुमला है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एक जुमलाबाजार पार्टी है, इसको आप साफ शब्दों में जो है कह सकते हैं। अब इस चुनाव में क्या हो रहा है? अभी जुमलाबाजी कर रहे हैं। अब कहते हैं महंगाई कम कर देंगे। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ? 100 दिन के अंदर महंगाई को ख़त्म कर देंगे। आज महंगाई का क्या हाल है भाई? उन बहनों से पूछो, उन माताओं से पूछो जो घर को चलाती हैं कि कैसे आज बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जिनके यहाँ आमदनी है, तो उनको बहुत मुश्किल है। उस गरीब आदमी से पूछो, उस किसान से पूछो जिसके घर का को चलाना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल की बात है उनके लिए। वो उनसे पूछो कि कैसे घर को चला रहे हैं। अब देखिए भाई, जो दाल हमारे टाइम में
55 रुपये किलो थी, आज वो 210 रुपये किलो भी है। आज जो डीजल और पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। ये तो आप शुक्रिया करो हिमाचल के लोगों का कि हमने 4 सीटें वहाँ से जीती, तब जाके इसके डीजल और पेट्रोल के रेट कम हुए। लेकिन दोबारा जब इन्होंने 5 राज्यों में जीत हासिल की तो दोबारा रेट बढ़ गए। अब इनको पता है कि चुनाव होने हैं, तो अब दोबारा अब रेट नहीं बढ़ा रहे। ये जो इन्होंने लूट मचा रखी है देश के अंदर, उससे 135 लाख करोड़ रुपए जो है इस डीजल और पेट्रोल से ही इन्होंने अपनी तिजोरी में जो है भर लिया है। बाकी महंगाई किस चीज़ की नहीं है। आप आटा लो, दाल लो, चावल लो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की महंगाई जो बढ़ी है। किस चीज़ की कम नहीं हुई। बेरोजगारी आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज हमारा छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश में ही 14 लाख बेरोजगार हैं। ये 60-70 लाख आबादी है हमारी। 70 लाख आबादी में यदि 14 लाख बच्चे, 14 लाख नौजवान हमारे बेकार हैं, तो ये सरकार की नालायकी। हमारे पास हालांकि बहुत बड़े साधन हैं। हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट हाइड्रो के साधन हैं। हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास इतने साधन है कि एक बच्चा भी बेरोजगार नहीं रह सकता। लेकिन अकल किसने लगानी है। ये तो मस्त है आपस में। और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से नहीं हमारे उतरते। मेरा तो दोस्त है बेचारा, लेकिन वो ऐसी लत लगी है उनको कि वो उतरते ही नहीं हेलीकॉप्टर से। और वो जो मंत्रीगण हैं वो भाई, हम भी मंत्री रहे, 5 बार रहे। हम तो पहले हमेशा कार में जाते थे, उसके बाद फेट कार में भी हम गए, उसके बाद दूसरी कारें नहीं हम देखी। अब कोई मंत्री नहीं है जिसके पास 50 लाख की गाड़ी नहीं है। फजूल खर्ची इतनी इस सरकार की है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हमारा हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा साधन क्या है आमदनी का, वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन। एक्साइज एंड टैक्सेशन की 3 साल से कोई नीलामी नहीं हो रही। और हिमाचल प्रदेश को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और हम चार्जशीट सरकार के खिलाफ ला रहे हैं और हम दंडित करेंगे उन लोगों को, दंडित करवाएंगे कोर्टों के द्वारा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के खजाने को जो है लूटा है। हमने इस प्रकार का गुनाह होने देंगे। बाकी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बोलते हैं बड़े ईमानदार है, कोई कहाँ के ईमानदार भाई। आप लोगों ने तो इतनी लूट मचाई है। अब देखिए वहाँ पर मेरे पड़ोस के मंत्री हैं, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं लगती, पड़ोस और पेट तो ठीक रहना चाहिए। लेकिन पड़ोसी मंत्री जी ने भी 2200 करोड़ रुपए की पाइपें खरीद ली हैं और जगह जगह फेंक रहे हैं। कोई नहीं पाइपें लग रही हैं, जगह जगह फेंक रहे हैं पाइपों को। और पाइपें भी किस किस्म की ले रखी हैं, घटिया। मैं एक्साइज में मेरे पास जन स्वच्छता सिंचाई विभाग भी रहा है। हम टाटा की पाइपें लेते थे और उनमें सील उनको स्टैंप लगवानी पड़ती थी। हमारे अफसर जाके उनको चेक करते थे कि क्या क्वालिटी की है कि नहीं है। जब तक नहीं होती थी वो पास नहीं होती थी। अब जो मर्जी जो है वो पाइपें जो है पास हो रही। तो मैं अब हमारी पार्टी ने इस बात का निर्णय के लिया है कि जो जितनी भी ये भ्रष्टाचार ने उन्होंने किया है उसकी चार्जशीट हमारी जो प्रदेश की अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह, अभी भी वो अध्यक्षा बनी है। और इस बात की खुशी है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह जी के परिवार से है और उनको राजनीतिक तजर्बा भी है
वो हमें पूरी आशा है कि पार्टी को पूरी को संगठित करके वो चलेंगी और हम आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, एक बेहतरीन सरकार बनाएंगे, एक अच्छी सरकार बनाएंगे। अब देखिए किसानों को भी ठग रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल दिया, 6,000 रुपये आपके आ गया। भाई बलमान से समझो तुम कि आप 6,000 रुपये ले रहे हो साल का, जो गैस का सिलेंडर आपका 450 रुपये था, अब 1100 रुपये हो गया। तो यदि 12 सिलेंडर आपने खरीदे तो उस जो आपको 6,000 मिला तो उसमें चला गया। बाकी आपका दाल है, आपका चावल है, आपका आटा है, आपकी खाद है, आपके दूसरे जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें बढ़ी हैं वो उसके लिए कौन सी सब्सिडी आई भाई? वो 6,000 रुपये तो डाल दिया आपने जो एक चीज़ के लिए, वो 6,000 तो गैस सिलेंडर में चला गया। तो भाई ठगो मत लोगों को। और मैं प्रार्थना करता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोगों से कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ऐसे लोगों को, जो लोगों को ठगना चाहते हैं, जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमको होशियार रहना पड़ेगा। राव साहब, एक आपसे प्रश्न है कि अभी इलेक्शन आ रही हैं, जैसे हिमाचल की नवंबर 2022 में मेरा ख्याल, तो अभी जैसे आपने कहा कि इन्होंने बीजेपी वालों ने ये जो कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, जो लोगों को सुख सुविधाएं और फैसिलिटी देनी चाहिए थी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसके बावजूद भी हिमाचल के जो पड़ोस में पंजाब का सूबा है और यूपी है, जैसे कई स्टेटों में अभी हाल ही में इलेक्शन हुई हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बीजेपी जीत के आ जाती है, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में और मन बुढ़ांत बातें करने में बहुत होशियार है। यूपी में इनको सूट करता था हिंदू मुस्लिम, वहाँ कर दिया। यहाँ पर उत्तराखंड में भी हिंदू मुस्लिम चलता था, वो वहाँ वो कर दिया। गोवा में चलता वो कर दिया। हिमाचल में नहीं चलेगा। हमारे लोग सैकड़ों लोग हैं, हमारे लोग जो है जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट नहीं करते। हमारे लोग काबिलियत के हिसाब से लोगों को वोट करते हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि लोग जो है वो पूरा इंसाफ जो है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल के अंदर एक रीत चली आई है पिछले कई सालों से भी, एक दफ़ा हिमाचल में बीजेपी आती है, एक दफ़ा कांग्रेस पार्टी आती है। अब के भी वही होगा और 100% होगा। और आप इतवार करें कि हम कम से कम 50 सीटें जीत के आएंगे। नहीं, पर इस दफ़ा तो वो आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर पसार लिए। पंजाब में उसने 92 सीट ली हैं। वो कहते हैं केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी, कि हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार आएगी। बात ऐसी है, हाँ जी, भगवंत मान जी का जो पंजाब में आज हाल हो रहा है और पंजाब की जो दुर्दशा हो गई वो आपके सामने, कितने कत्ल हो गए, कितने मर्डर हो गए। हमको डर लग रहा है अपने घर में, वहाँ हिमाचल प्रदेश में, कि पंजाब में ऐसा हो रहा है कहीं हमारे घरों तक नहीं ऐसा हो जाए। ये बड़ी दुख की बात है। मैं भगवंत मान जी को नहीं इसके लिए दोषी ठहराता। ये जो इनकी कल्चर है आम आदमी पार्टी की, वो उस कल्चर से हमको जो है दुख दर्द हो रहा है। और इनसे नहीं कंट्रोल, तो भाई ये अपने पुलिस हेडक्वार्टर को नहीं कंट्रोल कर सकते, पुलिस हेडक्वार्टर को नहीं बचा सके। और बेचारा एक बहुत बढ़िया सिंगर मूसे वाला उसको नहीं बचा सके, तो इन्होंने आम जनता बचानी। बाकी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, आज तो भारतीय जनता पार्टी जो मांगे वही जो मांगता है ना उसको कहता है ये भी पास, ये भी दे दिया। चौकीदार मांगे तो तेरे को दे दिया, हौलदार मांगे तेरे को दे दिया, पटवारी को बोला तेरे को, जो मांगे वो मिल जाएगा। क्योंकि इनको पता है भी हमने आना तो है नहीं, जो बोल देंगे अगली सरकार भुगती रहे। तो हम लोगों को फोरवार्ड करना चाहते हैं कि इनके झूठे वादों में नहीं आना। बाकी जहाँ तक आप जनता इसकी आप पार्टी का ताल्लुक है, वही इनकी जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव के लोग हैं वो वही भाग के चले गए। अब इनके स्टेट के वहाँ के जो छोटे छोटे लीडर हैं वहाँ से जो आए थे वही भाग के चले गए। अभी इनकी स्टेट की एग्जीक्यूटिव आज तक नहीं बनी। तो इनके जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी बनाते हो वो भी इस्तीफा दे के चले गए।
और ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी बनाए थे वो इस्तीफा देते देखे जाएंगे। पर उनका तो अभी एक मिस्टर सिंगला है जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका अभी किसी के साथ कोई साठगांठ हो रही थी, कोई डील हो रही थी। उन जैसे ही उनको पता लगा भगवंत मान जी ने तो उनको एकदम सस्पेंड कर दिया और उस पर FIR लॉन्च करा दी। ना बट वो जो दिल्ली वाला है जैन, हाँ, हाँ तो सत्येंद्र जैन। जैन भी अंदर हुआ है उसके बारे में क्या कहना है। और ये जो सिंगले की बात है, हमको इस बात का पता है, हम रहते पहाड़ में लेकिन खबरें हम पंजाब की भी पूरी रखते हैं। उसको जो है तो बेचारे को स्केप गोट बनाया है और उसको जेल के अंदर पूरी जो है AC लगा के दी हुई है और कहा है भाई आप 5-4 महीने आराम करो भाई इस जेल के अंदर, तब तक हम आपकी जमानत भी नहीं करवाएंगे, उसके बाद आपने आ जाना, आपको पूरा पुरस्कार देंगे, पूरा आपको सजावट के साथ जेल से निकालेंगे। ये इनका तो आप क्या समझते हैं इनको, मतलब जिस तरीके से पंजाब सरकार जिस तरीके से चला रहे हैं अभी, वो क्या ठीक? मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार 5 साल चलेगी। देखिए हमने भी सरकारें चलाई हैं, जो चाल ढाल रंग इनका चल रहा है पंजाब के अंदर, ये बीच में फेल हो जाएगी, तो पूरी तरह से फेल है। भाई मैंने आपको पहले एक बात कह दी, जो सरकार अपने पुलिस हेडक्वार्टर को नहीं बचा सकती, आपके आला एक सिंगर को नहीं बचा सकती, आप आपके अमृतसर के में वहाँ मर्डर हो गए उनको नहीं बचा सकते, MC के बेटे का हुआ, हाँ कल परसों हुआ है। हाँ जी, अमृतसर तो आप कैसे बचा सकते हैं। और ये बेचारा भक्तमान जो है वो तो मेरे को लगता है आदमी तो शरीफ होगा है और होगा, लेकिन वो तो केजरीवाल के पीछे पीछे चला जाता है। और भाई तू मुख्यमंत्री तो आप है, केजरीवाल नहीं है मुख्यमंत्री, रिमोट कंट्रोल से नहीं सरकार चलती, कैसे सरकार चल। तो वो तो इस प्रकार से व्यवहार केजरीवाल जी कर रहे हैं कि ये मेरा दुम चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कोई मुख्यमंत्री किसी का दुम चल रहा हो। तो आप क्या समझते हैं हिमाचल प्रदेश में भी इस तरीके की वो रीत चलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हिमाचल प्रदेश में इनकी एंट्री नहीं होगी, आप विश्वास रखें, हिमाचल प्रदेश में इनकी एंट्री नहीं होगी। इस बार मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में होगा, या आम पार्टी के बीच में कोई मुकाबला नहीं। तो सर जैसे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी चेंज आ रही थी कि कांग्रेस आ रही है, BJP आ रही है, और भारतीय जनता जो है वो चेंज चाह रही थी कि शायद आम आदमी पार्टी हमें कोई चेंज दिखाए। जैसे महंगाई बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, तो अगर हिमाचल में जैसे कि उनके पैर आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप हिमाचल में एंटर नहीं होने दोगे, तो मेरा क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ लोग नहीं होने देंगे। वो तो हमें भी पता है कि सरकार वो जो है वो लोग बनाते हैं, भारतीय जनता वोट डालती है, वो सरकार कांग्रेस की बना सकती है, BJP की बना सकती है, जहाँ से उनको अपना बेनिफिट दिखेगा। तो मेरा सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन है कि आप जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश से जो है वो अपना इलेक्शन नवंबर में लड़ेंगे, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? देखिए हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने के लिए एक दिन की पॉलिसी नहीं बनेगी। हाँ जी। ये 5 साल का प्रोग्राम बनेगा, स्टेप बाय स्टेप के कैसे हम अपने बच्चों को, जिनको सरकारी नौकरी दी जा सकती है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिनको गैर सरकारी नौकरी दी जाएगी उनको दी जाएगी। हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, मैं तो इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ। हमने अपने टाइम में एक कानून लाया था कि 75% हिमाचली को ये जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको में नौकरी दी जाएगी, वो उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में बहुत लोगों को स्कोप है हमको नौकरी देने का। छोटे छोटे हम यूनिट एस्टेब्लिश कराएंगे, ताकि बाकी फॉरेस्ट्री में भी हमारा बहुत स्कोप। बिल्कुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आज की जो है जनता है बिल्कुल पढ़ी लिखी है वो, बट स्टिल अनएम्प्लॉयड है। नहीं मैम, उसमें भी बड़ा स्कोप है। मैं बताऊँ आपको, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल दूर दराज के एरिए में लोगों ने कल्टीवेशन की, आम की फसल की, नींबू की फसल की, केले की फसल की, अमरूद की फसल की। यदि इसको जो लार्ज स्केल में हम करें तो हमारे बच्चों को जो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे इसको ताकि
अब हमारे जो वहाँ के आदरणीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो हॉर्टिकल्चर का एक प्रोजेक्ट आया है 72,000 करोड़ रुपए का, वो केवल एक क्षेत्र में सारा लगवा दिया। ऐसा नहीं होगा, सारे प्रदेश को आपको बराबर तौर पर देखना पड़ेगा, और तब जा करके हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बराबर तौर पर नौकरी मिलेगी। बाकी टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है वहाँ। हाँ जी। टूरिज्म को यदि हम बढ़ावा दें तो बहुत लोगों को हम टूरिज्म के सेक्टर में हम एडजस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम खुद चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। बिल्कुल उनको चाहे गवर्नमेंट जॉब मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं तो जगह मिलनी चाहिए। सर, हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा के जो लेवल का जो इस टाइम जो पोजीशन चल रही, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि उसकी जो देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं का ताल्लुक है, 17,000 शिक्षा संस्थाएं सरकारी क्षेत्र के अंदर है हमारे, और अच्छे वेल ट्रेन बढ़िया अध्यापक हमारे पास हैं, और इसमें और कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी। हमारी सरकार आने पर और वेतन सुधार उसमें करेगी, और अभी तक भी हमारे जो शिक्षक हैं अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, पर यदि और इसमें तरमीम करने की बात होगी तो हम और करने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा, जो भी करना होगा करेंगे। हमारे बड़े दुख की बात है कि आज सरकाघाट में डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकाघाट के हॉस्पिटल में नहीं है, और मेरे टाइम में 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकाघाट के हॉस्पिटल में होते थे। मुर्दवाड़ा जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, उसमें 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। जो हमारा जर्मनी का PhD था, उसमें भी डॉक्टर थे। 13 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं हमारे, सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2-2 डॉक्टर होते थे, अब एक डॉक्टर है। हमने सरकार को कई बार बात कर दिया कि आप कृपया करके डॉक्टरों को पोस्ट कीजिए, यदि आप नहीं करते हैं तो हम आपसे बुरी तरह से सड़कों में आकर के निपटेंगे। और ये डेट जो है ख़त्म हो रही है 17 को, 17 के बाद 18 तारीख को हम इनका बोरिया बिस्तरा कौन से महीने से कौन से इसी महीने 17 जून को मतलब कनेक्ट लग जाएगा। बिल्कुल पूरा करेंगे। जो इंतजाम मैं बताना नहीं चाहता क्या करना चाहते हैं, हम पूरा इंतजाम करेंगे इनका उसी तारीख से।